हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब तैयार हैं? बिल्कुल इसी जोश और जुनून के साथ मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आपकी तैयारी को बेहतरीन मोड़ या स्वरूप दिया जा सके। तो चलिए पहला अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है विकास। प्यारे बच्चों, विकास से क्या समझा जाता है? जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हमें पता चलता है या फिर हम जैसे अनुमान लगाते हैं कि पुराने समय में एक संदेश को भेजने के लिए एक व्यक्ति का या किसी पक्षी का उपयोग किया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था। लेकिन उसी प्रक्रिया को आज के समय में जैसे जैसे हमारे आसपास की चीज़ें बदलती गई हैं, जैसे जैसे चीज़ों का विकास होता गया है, आज हम तकनीकी का उपयोग करते हैं, जिसमें एक सेकंड में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह या संदेश जो हम भेजते हैं वो बड़े आसानी से और बड़ी तेज़ गति से पहुंच जाता है। इसका मतलब समझे कि जो संचार तकनीकी थी या जो संचार के माध्यम थे, उनका जैसे जैसे आगे विकास होता गया वैसे वैसे उनमें एक बेहतरी या एक अच्छा स्तर अपना उन्होंने हासिल किया, जिससे कि पुरानी जो अधिक समय लेने वाली जो प्रक्रियाएं थी उनको छोड़ के हमने कम समय में बेहतर काम करने के तरीके अपनाए हैं। ठीक इसी का दूसरा उदाहरण लेते हैं। पुराने समय में हम जो है यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ियों का या अन्य इसके जैसे संसाधनों का या साधनों का उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे बढ़ते हुए विकास की रफ्तार को तेज़ किया, हमने नई नई चीज़ों को अपनाना शुरू किया, वैसे वैसे हमने हमारे संसाधनों को भी उन्नत स्थिति में लाना शुरू किया, जिससे कि आज हम हैं जो बड़े कम समय में अधिक दूरी तय करने वाले साधनों का उपयोग करके परिवहन की बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा और भी आप बेहतर चीज़ों का उपयोग देख सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि हम विकास की गति को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं निरंतर। अब आप उदाहरण के लिए अपने इस क्लास को ही ले लीजिए। एक ज़माना था बच्चे कि जब पढ़ने के लिए हमें किसी आश्रम में कई कई सालों तक वहीं रहना पड़ता था, वहीं कई सालों तक गुरुजनों के मार्गदर्शन में ज्ञान अर्जित करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि भले ही आप कितने भी दूर बैठे हों, आपको अगर शिक्षा के माध्यम से किसी भी स्तर को छूना है या कोई भी कामयाबी हासिल करनी है, तो आपके लिए बस पलक झपकते ही व्यवस्थाएं अपने आप आपके सामने उपस्थित हो जाती हैं। जैसे हम आप और मेरे बीच में जो ये अध्ययन का माध्यम बना हुआ है, ऑनलाइन शिक्षा, जिसको आप यूट्यूब के माध्यम से अभी देख पा रहे हैं, ये भी एक उन्नत तकनीकी या एक विकास के बेहतर स्तर का ही परिणाम है, जिससे कि हमने आज तकनीकी के माध्यम से आप और मैं आमने सामने ना होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस माध्यम से? तकनीकी के माध्यम से। इसी से ये संभव हो पाया है। इसी विकास की गति के कारण हमें ये जो सुविधाएं आज मिल पा रही हैं, इनका हम बच्चों ठीक तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं। तो चलिए, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विकास का अर्थ समझ में आ गया होगा और आप अब विकास नाम के इस अध्याय को पढ़ने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुके होंगे। तो चलिए अब पाठ्य पुस्तक से शुरुआत करते हैं। पहले ही लाइन से शुरू करते हैं। कहा गया है कि विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है, यानी हम पुराने समय से लेकर आज तक विकास और प्रगति की धारणा को अपने जीवन में शामिल किए हुए हैं। हमने पुराने समय में जिन समस्याओं का सामना किया, उनको आज हमने बदल दिया है। जैसे परिवहन के क्षेत्र में देखा जाए, वायुयान के क्षेत्र, वायु परिवहन के क्षेत्र में देखा जाए, स्थल परिवहन के क्षेत्र में देखा जाए, या फिर जल परिवहन के क्षेत्र में देखा जाए, या फिर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कामकाज हैं उनको अधिक समय से किए जाने वाली विधियों को छोड़ते हुए आज के समय में कम से कम समय में अधिकाधिक काम को संपन्न करने की जो तकनीक विकसित कर ली गई है, इन सब को विकास के माध्यम से हम अपने जीवन में धारण करते हैं।
हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, यानी हम हमारे देश के बारे में कल्पना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या सोचते हैं हमारे देश के बारे में, यानी हम कैसे एक देश का निर्माण करना चाहते हैं जो अपने नागरिकों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ठीक इसी कड़ी में आगे क्या कहता है, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, अर्थात दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करने वाली वस्तुएं कौन सी हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। फिर पूछा गया अगला सवाल क्या है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, यानी विकास की जो ये प्रक्रिया या जो गति अभी वर्तमान में हमारे आसपास दिखाई देती है या महसूस की जाती है, क्या उससे सभी का जीवन बेहतर हो सकता है। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानताएं हो सकती हैं, यानी लोगों में जो गरीब अमीर का भेद है या जो कम सुविधा संपन्न या अधिक सुविधा संपन्न है तो उनके बीच जो अंतराल है क्या उसको कम किया जा सकता है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है बच्चों। ये काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको मैं एक बात ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे आर्थिक विकास की जो बातें हैं या जिन जिन अध्यायों को हम अर्थव्यवस्था के संबंध में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सामान्य जानकारी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आगे की कक्षाओं में जैसे बच्चों आप बढ़ेंगे तो उनमें और गहराई से आपको इन्हीं चीज़ों को समझने का अवसर मिलेगा। फिर कहता है, जैसा कि पुस्तक में दिया हुआ भी है कि आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतिहास और राजनीति विज्ञान का जिक्र क्यों किया गया है। उन पाठ्य पुस्तकों से हमें भला अर्थशास्त्र के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इतिहास का मतलब ये है, यहाँ पे जिक्र किया गया है उसका भाव ये है कि हमने अतीत में जिन चीज़ों का अपने जीवन में जिन परेशानियों का या जिन दुविधाओं का सामना किया है, जैसे चाहे तो यातायात में हो, चाहे तो हमारे दिन प्रतिदिन के कामकाज को अधिक समय लगा के करने की प्रक्रिया हो, या फिर हमारे लिए चीज़ों की उपलब्धता, जो कई कई दिनों तक हमें चीज़ बाज़ार में वस्तुओं का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन आज जो उन्नत तकनीक विकसित हो गई है या उन्नत परिवहन के साधन विकसित हो गए हैं, उनके माध्यम से हमें बड़े कम समय में इन चीज़ों की उपलब्धता होती है। तो इतिहास हमें ये बताता है कि पुराने समय में हमने किन चीज़ों का अभाव देखा है और आज के समय में उन अभावों को कैसे दूर किया गया है। तो इतिहास में अर्थशास्त्र का इस भाव से अर्थ लिया गया है या इस भाव को समावेश किया गया है। उस दूसरी तरफ हम राजनीति लोकतांत्रिक राजनीति की बात करेंगे तो उसमें भला इसका क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीति से कैसे संबंधित है। प्यारे बच्चों, जब भी हम बात करते हैं कि सरकार अपनी जनता की या अपने देश के नागरिकों की भलाई के लिए काम करती है, अब भला भलाई के माध्यम से कौन सी ऐसे पहलू हैं नागरिकों के जिनको सरकार ज़्यादा प्रभावित करती है। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो जैसे आपने सुना होगा कि सरकार बहुत सी नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, चाहे तो वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे तो वो हमारी जो आर्थिक सहायता होती है उससे जुड़ी हुई हो, या फिर हमें कोई खाद्यान्न जैसी वस्तुएं जैसे आज के समय में राशन की दुकानों से हम लेते हैं सरकारी सहायता के नाम पे। तो ये सब जो चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था के जो घटक हैं, यानी अनाज हो गया या फिर जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं या शिक्षा सेवाएं हैं, इन सब को अर्थव्यवस्था के साथ तो जोड़ के देखा जाता ही है। साथ ही साथ सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इन सेवाओं को और बेहतर बनाए ताकि उसके जो नागरिक हैं जिनकी जिम्मेदारी उस सरकार पे है उनका जीवन और बेहतर हो सके। तो इसलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने लोकतांत्रिक राजनीति
और इतिहास को भला यहाँ पे अर्थशास्त्र के साथ में क्यों जोड़ा है। तो अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अब हम विकास के कुछ पहलुओं की बात करेंगे। जैसे विकास हमारे साथ क्या वादा करता है, विकास का जैसे हमारे जीवन में शामिल होना या विकास का हमारे जीवन को और आगे ले जाने का किन किन पहलुओं के साथ में संबंध जुड़ा है। जैसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो उनके लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं, हमने ये बात सुनी है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, पहले हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। यानी कि अब हम जो आगे तालिका 1.1 दी गई है उसमें अलग अलग श्रेणियों के लोगों की बात की गई है। उन अलग अलग श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य क्या क्या होंगे, इनके बारे में हम पता करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में विकास के अलग अलग लोगों के जीवन में क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इन सब को पढ़ने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे हैं, यानी कुछ लोगों की जानकारियां अधूरी हैं। उन अधूरी जानकारियों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समाज के अलग अलग प्रकार के लोगों की जो विकास की आवश्यकताएं हैं उनको बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। अब यहाँ पे हमसे क्या करने को कहा गया है कि हमें तालिका को पूरा करने की कोशिश तो करनी ही है, साथ ही साथ कुछ 1 या 2 या इससे ज़्यादा श्रेणियां हम खुद भी जोड़ सकते हैं इस तालिका में, ताकि हम अपनी समझ को और बेहतर बना सकें। कुछ और लोगों को हम इस विकास की श्रेणियों से जोड़ के और उनकी तुलना भी इनके साथ में कर सकें। तो चलिए बच्चों, तालिका 1.1 को शुरू करते हैं। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में तालिका 1.1 को देखते चलेंगे और जैसे जैसे मैं इनको आपको समझाता चलूँगा तो आप इन बातों को अपने दिमाग में बिठाते हुए अगले जो खाली स्थान है इस वीडियो को बीच में पॉज करके यानी रोक के और आप उनको अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करना कि कौन से श्रेणी के लोग किन विकास के लक्ष्यों से जुड़े हो सकते हैं। चलिए हम पहले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। पहले उदाहरण में दिया गया है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो है उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या क्या होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का मतलब ये है कि जिसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है, वो केवल मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य क्या होंगे। सबसे पहले जब उसके पास भूमि नहीं है तो उसके पास खुद का आय का कोई स्रोत नहीं है, तो काम करने के लिए अधिक दिन चाहिए उसको। अधिक दिन के साथ ही बेहतर मजदूरी यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले उस काम के बदले में। और आसपास के जो स्कूल हैं, जैसे कि आप सरकारी स्कूल में या निजी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उन आसपास के स्कूलों में बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले ऐसी व्यवस्थाएं हों ताकि उनके बच्चे भी योग्य नागरिक बन के किसी अच्छे काम के लिए अपने जीवन में योग्यता हासिल कर सकें। फिर कहता है कि उसकी अगली अपेक्षा क्या है विकास की, कि सामाजिक भेदभाव उसको नहीं देखना पड़े। यानी समाज में जो ऊंच नीच या गरीब अमीर का जो भेदभाव होता है उसका सामना उसको ना करना पड़े। और कभी कभार अगर इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो बचे हुए समय में वो भी अपने लोकतांत्रिक गतिविधियों में देश के लिए योगदान कर सकें। यानी वो भी गांव में नेता बनने की जो योग्यताएं हैं या जो कार्य हैं जो सामाजिक सेवा के नाम पे भी आगे बढ़ते हैं उनके अंदर भी वो भागीदारी निभा सकें, ऐसी भी उनकी लालसा है। फिर अभी आपको भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों की बातें बताई थी। अब हम चलेंगे पंजाब के समृद्ध किसान की ओर। पंजाब के समृद्ध किसान की चर्चा की गई है यहाँ पे बच्चों। एक बात इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पंजाब के समृद्ध किसान से तात्पर्य क्या है कि वहाँ के किसान अधिक आय अर्जित करने वाले किसान हैं। यानी
उनके पास में ज़्यादा खेती की सुविधाएं हैं, खेती बाड़ी से संबंधित अधिक जो उपयोगी सेवाएं हैं वो उनको आसानी से उपलब्ध है। और ऐसा बच्चों पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में हरित क्रांति के कारण हुआ है। 1966-67 में जब हरित क्रांति हुई थी तो उस समय पंजाब, उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाके में गेहूं और चावल की फसलों के उत्पादन में एक आमूलचूल परिवर्तन करने वाली जो है प्रभावशाली उत्पादन मात्रा का जो है आंकड़ा देखने को मिला था। इस कारण से वहाँ के जो किसान हैं वो बड़े समृद्ध हैं आज के समय में देश के अन्य भागों की तुलना में। यानी वहाँ पे लगभग किसानों की आवश्यकता की सभी वस्तुएं बड़े आराम से मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं उनकी आय ज़्यादा है। और हमें ये स्वाभाविकता ही पता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो अपने आप ही अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं खरीद पाने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो अब हम ऐसी स्थिति में देखेंगे कि ऐसे जो समृद्ध किसान हैं, जो धनी भी हैं, जिनको उपज भी अच्छी होती है या जिनके सिंचाई के साधन भी पर्याप्त हैं, तो फिर उनके लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, यानी उनको जो वो फसल उत्पादन करते हैं प्रतिवर्ष उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पे वो अपने अनाज या जो अन्य वस्तुएं उत्पादन करते हैं उनको बेच सकें। और क्या चाहते हैं वो कि उनको सस्ते मजदूर मिल जाएं, यानी जिन लोगों को काम की ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लोग उनको ज़्यादा मिल जाएं, ताकि कम मजदूरी देके वो अपने खेतों में उनसे काम करवा सकें। उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को कहाँ भेज सकें, विदेश भेज सकें। किस लिए, पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई व्यापार आदि करने के लिए। तो यहाँ पे हमने दो उदाहरण देखे। अगला उदाहरण देखते हैं। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं, ऐसे किसानों के लिए विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको पढ़ा कि किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पे निर्भर हैं, ऐसे किसानों के लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जिनके पास सिंचाई की सुविधाएं खुद के पास तो नहीं है, तो वो केवल वर्षा पे निर्भर हैं। अब हम यहाँ पे बड़े आराम से कह सकते हैं कि ऐसे किसानों को क्या चाहिए, सिंचाई सुविधाएं चाहिए। सरकार उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करे ताकि वो क्या कर सकें, बड़े आराम से अपनी जो वर्षा के अलावा जिस मौसम में फसलें बोते हैं उनको भी अच्छे से आगे तैयार कर सकें और एक अच्छा जीवन यापन कर सके। इसी प्रकार से अगले उदाहरण पे चलते हैं कि भूस्वाम्य परिवार की ग्रामीण महिला, यानी गांव के अंदर भूमि के मालिक जो हैं उनके परिवार की एक महिला है जो गांव के अंदर रहती है। अब भूमि वाले जो किसान है या जो परिवार हैं उनके महिला है, उसके जो है विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। आप अपने आस पड़ोस के उदाहरण से भी इस बात को समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा भूमि वाले जो परिवार हैं, जिनके पास अधिक कृषि भूमि है या जिनके पास ज़्यादा भूमि उनके नियंत्रण में है, तो उस भूमि पे स्वाभाविक सी बात है, अगर वो खेती करेंगे तो उनको सस्ते मजदूरों की ज़रूरत होगी। सिंचाई के संसाधन अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनको सिंचाई के संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ सरकारी सहायताओं की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे उनको उन्नत खाद बीज उपलब्ध करवाने में सरकार क्या करे, मदद करे और उनकी फसलों का बीमा किया जाए, ताकि उनको अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान उठाना पड़े तो फसल बीमा योजनाओं जैसी सुविधाओं से वो अपनी फसल का बचाव कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इन जो श्रेणियों के माध्यम से मैंने आपको समझाया, उसके आधार पे अब आप अपने आप को इतना सक्षम माने कि आप आगे के जो उदाहरण दिए हुए हैं उनको सोच सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रयास कर सकते हैं वीडियो को बीच में रोक के, और अब आप सोचिए कि देखिए शहरी बेरोजगार युवकों के विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या हमारे भी ये बात समझ में आ भी रही है या नहीं। तो आप इस वीडियो को बीच में रोक सकते हैं और रोकने के बाद में इसके विकास के लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं।
जैसे देखो, शहर में कोई बेरोजगार युवक रहता है। अब हमें नाम से पता चल रहा है कि वो बेरोजगार है, तो सबसे पहले तो उसके विकास का लक्ष्य क्या हो गया है कि उसको रोजगार चाहिए, यानी सरकार उसको रोजगार उपलब्ध करवाए। दूसरा, अगर वो कोई खुद का काम करना चाहता है, यानी सरकारी नौकरी के बजाय वो अपने स्तर पे कोई काम शुरू करना चाहता है, तो सरकार उसको प्रशिक्षण दे। कोई भी काम करने के लिए एक अच्छा हुनरमंद व्यक्ति तैयार करे, उसको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उसमें खुद में ऐसा हुनर विकसित हो सके कि वो किसी भी मनचाहे काम को आसानी से कर सके। अब ऐसे काम को करने के लिए सरकार उसको साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी दे, ताकि वो अपने काम को शुरू करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करके आराम से उस काम को स्थापित करने में अपनी मेहनत लगा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसा मान लो आप गांव में कोई दुकान ही शुरू करना चाहते हैं, उस दुकान में सबसे पहले आपको सामान खरीद के लाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बिना पैसे के आप दुकान बना तो लिए, लेकिन अब उसको शुरू करने के लिए अगर उसमें सामान नहीं है तो आपका व्यवसाय शुरू नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से शहरी बेरोजगार युवक अगर अपना स्वयं का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, या कोई काम शुरू करना चाहता है, या फिर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, या कोई छोटा लघु उद्योग शुरू करना चाहता है, तो इन सब के लिए उसको प्राथमिक रूप से पैसे की ज़रूरत होती है। और आज के समय में हमने बहुत सारी योजनाएं देखी है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके माध्यम से जो ऐसे युवक हैं जो खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्या दिया जाता है, उनको न्यूनतम ब्याज दरों पे ऋण दिया जाता है, जिससे कि वो अपने व्यवसाय को अच्छे से स्थापित कर लें, और जब उनके पास पैसे की व्यवस्था हो जाए तो वो वापस सरकार को मिनिमम ब्याज के साथ में लौटा दें। तो समझे, सरकार भी ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे उपाय है जो करती है। अब अगली श्रेणी क्या है, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों को हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सरल तरीके से समझ में आ सके। जैसे पहले लड़की की बात करेंगे कि उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिलती है, और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। यानी अगर शहर के एक अमीर परिवार की लड़की है तो शहरों में भाई और बहनों को समान रूप से आज़ादी मिलती है, और वे अपने जीवन या अपने जो करियर हैं उसके संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ में उनको अगर अच्छी पढ़ाई करनी है, अगर भारत में उनको लगता है कि या हमारे देश में उनकी जो उम्मीदें हैं या जैसे उनके लक्ष्य हैं उसके अनुसार अगर सुविधाएं नहीं हैं, तो वो दूसरे देश में जाके भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हमारे लिए अगली श्रेणी है नर्मदा घाटी का एक आदिवासी समुदाय मान लो या परिवार मान लो। अब इस आदिवासी परिवार के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब नर्मदा घाटी का मतलब है नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र। उस आसपास के क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं उनके लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं भला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभी तक पहले जो पढ़े थे वो बड़े आराम से हमने उनको शुरुआत में ही कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में एक हिंट आता था, लेकिन ये नर्मदा घाटी का एक आदिवासी परिवार या समुदाय है, तो इसके भला विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। थोड़ा सा रोचक जरूर है, लेकिन हम इसको बड़े आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, नदी घाटियों के आसपास जो लोग रहते हैं, सबसे पहली दिक्कत तो क्या होती है, सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं तो उनके लिए क्या होती है। जैसे मान लो नदी में कभी बाढ़ आ गई तो उनके घरों को नुकसान हो गया, या उनके रहने के जो आसपास की जैसी व्यवस्थाएं उन्होंने प्राकृतिक आवास तैयार किए थे, उन आवासों को विनाश हो जाता है। तो इस वजह से उनको रहने में वहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो कृत्रिम आपदाएं होती हैं, उनके माध्यम से उनको जो नुकसान पहुंचता है, उसकी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अब कृत्रिम आपदाएं कौन सी हो सकती हैं। जैसे मान लो नर्मदा नदी पे कोई बांध बनाया जा रहा है। अब उस बांध को बहुत सारी जमीन की आवश्यकता होगी जहाँ पे उस बांध का पानी इकट्ठा हो सके। अब उस जमीन को जितनी दूर में रोका गया है उसके अंदर मान लो जैसे 50 परिवार रहते हैं। अब उन परिवारों को कहा गया है कि आप
अपने यहाँ निवास स्थान को छोड़ के दूसरे स्थानों पे जाके बस जाइए, क्योंकि यहाँ पे बांध बनाए जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर आप उनकी जगह हो तो क्या करोगे? स्वाभाविक सी बात है कि हमें ये लगेगा कि यार हमारा जो आवास है, हम अब इतने सक्षम भी नहीं है कि दूसरी जगह जाके और नया आवास बना लें। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से उन जो योजनाएं हैं उनका इस तरीके से विरोध करेंगे कि सरकार हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। यानी यहाँ पे जो नर्मदा घाटी के आदिवासी लोग हैं उनके निवास स्थान की जगहों को सुरक्षा की आवश्यकता होगी सबसे पहले, तो समझे? तो यहाँ पे सुरक्षा का भाव सबसे पहले आएगा इनके लिए। दूसरा, इनके जो प्राकृतिक आवास हैं उन आवासों की सुरक्षा भी सबसे पहले आएगी। तो इसलिए ऐसे जो समुदाय हैं जहाँ जहाँ भी, उन सब समुदायों को प्राकृतिक आवासों के साथ में रहने में जो सामंजस्य उनका रहता है उसको अगर हम नष्ट करने की कोशिश करें तो ये लोग उसका तीव्र विरोध करते हैं। इसी कारण से नर्मदा घाटी का भी आगे हम देखेंगे एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर हमारे सामने, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बच्चों, ये सेम उसी घटना का चित्रण है नर्मदा घाटी का, जैसा कि हम बात कर रहे थे। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई। ऊंचाई का मतलब जहाँ पे बांध के पानी को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उस दीवार की ऊंचाई बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है कि पीछे जो पानी का एरिया है वो ज़्यादा दूर तक फैल जाता है। यानी पानी ज़्यादा रुकेगा तो अब वो ज़्यादा दूर तक फैला हुआ रहेगा, ज़्यादा ज़मीन पे उसका फैलाव होगा। अब जिन लोगों के घर उस ज़मीन के ऊपर आते थे जो बांध के एरिया में दब गई है, तो अब वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी ये लोग विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का। अब विरोध करने से क्या होगा? इससे सरकार इनसे बातचीत करेगी और कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए करेगी। अगर ये विरोध नहीं करते तो इनको बिना किसी सहायता के यहाँ से हटा दिया जाता, और क्या करते इनके साथ में, इनको बड़े आराम से यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए कह दिया जाता। लेकिन क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र प्रचलित है तो हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता की आवाज़ को दबाना इतना आसान नहीं है। जब हमें कोई परेशानी हो तो हम सही तरीके से अगर उसका विरोध करें तो सरकार को हमारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करनी पड़ती है। तो अब आप इस सारणी को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ संकेत के रूप में दिखा रहा है। एक व्यक्ति है जो एक बच्चे को इशारा करते हुए कह रहा है कि बच्चे, तुम एक कार चाहते हो, यानी तुम एक कार खरीदना चाहते हो, लेकिन हमारे देश की जैसी स्थिति है, यानी जितनी दुर्दशा हमारे देश की है, जो आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है, उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। यानी कि जो तुम कार की कल्पना कर रहे हो या जो कार खरीदने या उसको प्राप्त करने की जो उम्मीद जगा रहे हो मन में, वैसा करना जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आर्थिक कंगाली है, यानी आर्थिक बदहाली से हम जूझ रहे हैं, जिस कारण से क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे यहाँ पैसे की कमी है, जिस वजह से हम कार के बजाय रिक्शा खरीदने का सोच सकते हैं। बस इतने ही संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विकास अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के लिए किस प्रकार से अलग अलग लक्ष्य तय करता है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं। तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं, यानी इसको देखते हैं फिर से, क्या इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है। यानी तालिका 1.1 में जब हमने देखा कि एक समृद्ध यानी धनवान किसान है, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, एक बेरोजगार युवक है, तो एक आदिवासी का उदाहरण दिया, तो क्या सबके विकास के लक्ष्य समान है? तो हम बड़े आसान से शब्दों में कह देंगे कि बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो फिर सबके लिए अलग अलग व्यवस्था सरकार को करनी नहीं पड़ती।
अब संभवतः नहीं इसका जवाब होगा। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग करें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, लड़की अपने भाई के समान आज़ादी, यानी जिस तरीके से लड़कों पे बाहर घूमने फिरने पे, कोई कहीं आने जाने पे या कोई काम करने पे कोई रोक टोक नहीं होती, ठीक एक लड़की वैसी ही आज़ादी और वैसा ही काम आदि करने की आज़ादी चाहती है। तो ऐसा बहुत कम संभव होता दिखाई देता है कि उसको उसके भाई के बराबर में समान आज़ादी का हक मिल जाए। और वो लड़की ऐसी अपेक्षा भी कर सकती है कि जैसे लड़कियां घर में काम करती है वैसे उसका भाई भी क्या करे, घर के कामों में हाथ बटाए। लेकिन हो सकता है कि भाई को ये सब काम करना पसंद नहीं हो। अब चूंकि आप में से भी जो लड़के हैं वो ये सोच ही सकते हैं कि वो कितना अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग करते हैं, तो बस उसी आधार पे आप इस बात को समझ सकते हैं। और आप में से जो लड़कियां हैं वो भी ये सोच सकती हैं कि जैसे उनके भाई हैं जो उनके परिवार के सदस्यों का कितना सहयोग करते हैं। तो बड़े आराम से आप अपने साथ जोड़ के इस उदाहरण को इस आधार पे समझ सकते हो कि कैसे लड़कियों और लड़कों में जो आज़ादी का स्तर है वो बहुत अलग अलग है। इसी तरह कोई उद्योगपति है तो उसको ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि उद्योगों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और बिजली बांधों से बनाई जाती है। तो उद्योगपति होगा तो वो बांध बनाने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ ही जिन बांध जहाँ पे बांध बनाए जा रहे हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको इस चीज़ से समस्या होगी, क्योंकि उनका जीवन है अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो बेघर हो जाते हैं, जैसे कि आदिवासियों का हमने उदाहरण पढ़ा था, ऐसे लोग फिर इन विकास कार्यों का विरोध करते हैं। और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे मोटे बांधों का ही उपयोग कर रहे हों। जब अचानक से बड़े बांध बनाए जाएंगे तो उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आ जाएंगे। उनके निवास स्थान जो हैं वो छूट जाएंगे, उनके घर आदि जो बसाए हैं वो टूट जाएंगे और उनको वहाँ से हटा के दूसरे स्थानों पे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे सामने दो बातें साफ हैं। कौन कौन सी? एक तो ये कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है, जैसे कि उद्योगपति के लिए बांध बनाना अगर विकास है तो आदिवासी के लिए वही क्या है, विनाश है। तो दूसरे के लिए वो विकास नहीं होता हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। और इसका हम जीवंत उदाहरण अभी आदिवासियों का हमने जो उदाहरण पढ़ा है उससे देख भी सकते हैं। हमें पता भी है कि ऐसा सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पर इस कार्टून पे एक बार नज़र डालते हैं बच्चों। ये कार्टून में गाड़ी का चालक है, वो कह रहा है कि ये जो ऐसे लोग हैं, यानी ये महिला जो इस टेबल जैसे आकार के एक वस्तु के नीचे बैठी है, कह रहा है चालक कि इस तरह के लोग विकसित होना ही नहीं चाहते, यानी ये जानबूझ के अपनी जो दुर्दशा है उसके साथ में जीना पसंद करते हैं। जबकि हम ये बात जानते हैं कि जब हमारे पास अगर संसाधन ना हो तो हम किसी बात के लिए परेशान हो सकते हैं, पर अगर हमारे पास समाधान हो तो क्या हम समस्या को लेके बैठते हैं? कभी नहीं। तो अतः हम जिस दृष्टिकोण से लोगों को देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि जैसा हमें समस्या दिखाई दे, असल में उसकी वजह या उसके पीछे के जिम्मेदार जो कारण हैं वो कुछ और हों, है ना। चलिए बच्चों, अब हम आय के आधार पर विकास के लक्ष्यों की तुलना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आय और अन्य लक्ष्य किस प्रकार से विकास को प्रभावित करते हैं? जैसे आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 को देखें तो एक बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले। यानी तालिका 1.1 में सभी लोगों की एक साथ अगर हम बात करें तो वो क्या क्या चाहते हैं? नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में कहें तो वे ज़्यादा से ज़्यादा आय चाहते हैं। समझे?
तो उन सभी का जो लक्ष्य है अंतिम रूप से ज़्यादा आय हासिल करना है। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, अब यहाँ पे बड़े गौर करने वाली बात है। बराबरी का व्यवहार मतलब समाज में हमें कोई छोटा या बड़ा ना आके हमें और लोगों की तरह ही क्या मिले, सम्मान मिले, और इसके अलावा हमें स्वतंत्रता भी मिले। यानी हम जो भी काम हमारे जीवन यापन के लिए करना चाहें उनको करने की हमें पूरी आज़ादी हो। साथ ही साथ समाज में हमें सुरक्षा मिले, यानी कि हमारे जो खतरे की जो संभावनाएं हैं वो न्यूनतम हो, और दूसरों से हमें आदर मिलने की इच्छा भी रहती है कि कोई पड़ोसी या कोई हमारे परिवारजन है वो हमारा निरंतर और हम उनका सम्मान करते रहें। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। ये भेदभाव से भी अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में तो ये आय और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी खाने पीने की वस्तुओं से लेके रुपया पैसा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या समझा गया है यहाँ पे, सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता को इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। अब क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं होती, अब यहाँ पे भौतिक और अभौतिक वस्तुओं की तुलना करके हम इस बात को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभौतिक वस्तुओं में तो हम इन सब को ले सकते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार, सुरक्षा और सम्मान, ये सब तो है अभौतिक वस्तुएं। साथ ही हम भौतिक वस्तुओं की बात करें तो भौतिक वस्तुओं में आएगा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी जो चीजें हैं वो भौतिक वस्तुओं में। भौतिक का मतलब होता है जो हमें संसार जैसे भूमि से या संसार से, इस पृथ्वी से हमें जो चीजें प्राप्त होती है उन सबको हम भौतिक मानते हैं। जैसे ऊपर दिया भी गया है आपके लिए कि द्रव्य, अब यहाँ पे द्रव्य का मतलब क्या है, द्रव्य यानी धन, धन या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है, यानी एक पक्ष है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। यानी जैसे अनाज है, साग सब्जी है, और अन्य की जो खाने की वस्तुएं हैं, रहने का मकान है ना, आने जाने के लिए जो गाड़ियां हैं, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। यानी ये तो केवल एक पक्ष है हमारे जीवन का जिस पे हमारा जीवन निर्भर करता है। लेकिन हम बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी हमारा निर्भर करता है। अब अभौतिक वस्तुएं आपको बताया क्या क्या हैं, बराबरी का व्यवहार, सुरक्षा, सम्मान, स्वतंत्रता, ये सब क्या है, अभौतिक वस्तुएं हैं। अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका से आप इस बात को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यानी आप अपने मित्रों के बारे में सोच के देखिए कि जिन बातों के लिए आप अपने परिवार के लोगों से चर्चा नहीं कर सकते, उन बातों को आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करके सामान्य तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी समस्या जो आप अपने परिवारजनों को नहीं बताना चाहें वो अपने मित्रों को बता के आप उनसे मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके परिवार से ज़्यादा आपके मित्र भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं। इसी आधार पे आगे बात की जा रही है कि इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, यानी जिनको हम सीधा सीधा महसूस नहीं कर सकते, जैसे खाद्य वस्तुओं को या गाड़ियों को या भौतिक वस्तुओं को हम महसूस कर सकते हैं, वैसे हम अभौतिक जैसे मान सम्मान है, आज़ादी है, यानी या बराबरी का जो समानता का जो भाव है, सुरक्षा का भाव है, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। इनका माप नहीं किया जा सकता या इनको छुआ नहीं जा सकता, है ना, स्पर्श नहीं किया जा सकता। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती, यानी हम इसको कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता। तो यहाँ पे आपको ये कतई नहीं करना है कि हमें मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है या फिर हमें समानता के व्यवहार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते, ऐसा कभी नहीं कहना है, समझे। आइए आगे चलते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप क्या देखेंगे?
दूर दराज के इलाके में जब नौकरी मिलती है तो दो परिस्थितियां दिखाई देती हैं आपको। एक नौकरी तो प्राइवेट क्षेत्र में दी गई है, जिसमें आपको पैसा तो खूब सारा दिया जा रहा है, जैसे 1 लाख रुपए आपकी सैलरी दे दी। आपके उस 1 लाख रुपए सैलरी के बाद में आपको अन्य चीज़ों की कोई गारंटी नहीं दी गई है वहाँ पे। जैसे एक तो घर से बहुत दूर नौकरी है, साथ में आपको पैसा तो अच्छा दिया जा रहा है सैलरी के रूप में, यानी आपके तनख्वाह के रूप में, लेकिन उस सैलरी के अलावा अन्य सुविधाएं आपके साथ में नहीं जोड़ी गई हैं। जैसे कि आय के अलावा बहुत से कारक होते हैं, जैसे आपके परिवार को आप साथ रखना चाहें तो उसकी क्या व्यवस्था है, ऐसी चीज़ों पे कोई बात नहीं की गई है। आप महीने में कितने दिन छुट्टी ले सकते हैं या साल में कितने दिन की छुट्टी दी जाएगी आपको, इस पे कोई बात नहीं की गई है। आपके काम के घंटे कितने होंगे, यानी कुछ फिक्स समय होगा, तय समय होगा, या फिर अनिश्चित समय के लिए काम करना पड़ेगा। आपके सोने का समय क्या होगा ये भी आप तय नहीं कर पाएंगे। आपके जागने का समय क्या होगा, यानी आपको कुल मिला के अनिश्चितताओं से भरे एक ऐसे वातावरण में छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे आपको अपने जीवन की किसी भी गतिविधि के लक्ष्य का पता नहीं होगा कि इस गतिविधि से मैं अपने जीवन के किस लक्ष्य को पूरा कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ एक ऐसी नौकरी है जो सरकार ने आपको दी है, या सरकारी क्षेत्र की या संगठित क्षेत्र की कोई नौकरी है, जिसमें आपको कहा गया है कि आपको तनख्वाह तो निजी क्षेत्र की जो नौकरी आप कर रहे हैं उसके मुकाबले में कम दी जाएगी, लेकिन आपके परिवार की सुरक्षा मिलेगी आपको। आपका रोजगार नियमित होगा, यानी आपको कोई नौकरी से हटा नहीं सकेगा आसानी से। आपको आपके जीवन की सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और क्या कहा गया है इसमें, वेतन भले ही कम हो सकता है, जबकि हमने प्राइवेट क्षेत्र की जो बात की थी कि उसमें वेतन अधिक दिया जा रहा है, लेकिन कार्य की कोई सुरक्षा नहीं है। आपको एक महीने काम मिलेगा कि आपको एक साल काम मिलेगा कि 5 साल काम मिलेगा, ऐसा कोई तय नहीं है। कभी भी आपको काम के आधार पे अगर नाखुश हो जाएं आपके जो नियोक्ता हैं तो वो आपको हटा भी सकते हैं। आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। यानी जब आप अपने परिवार के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और उस परिवार की सुरक्षा करने में अक्षम हो जाएं तो फिर आपके मन में दुर्भावनाएं घर करने लगेंगी और आपको लगेगा कि ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिससे मैं अपने ही परिवार के लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम हो जाऊं। फिर आगे क्या कहा गया है, इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। मिले जुले यानी एक जैसे लक्ष्य, जो परिवार की सुरक्षा, व्यक्ति के जो कर्मचारी है उसकी सुरक्षा, उसके आगामी भविष्य की सुरक्षा तथा उसके वर्तमान संबंधों और उसकी भावनाओं तथा उसकी मानसिक स्वास्थ्य तथा उसके शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, इन सब भावों को जिस नौकरी के साथ में जोड़ा जाएगा जहाँ पे इनकी सुरक्षा मिलेगी, वही व्यक्ति इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देगा। फिर आगे बच्चों महिलाओं के कामकाज की बात की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई महिला परिवार की सदस्य महिला है, कोई परिवार की सदस्य जो अगर नौकरी करती है और महीने के महीने आपको अच्छा वेतन लाके और घर में देती है, तो ऐसी महिलाओं का सम्मान ज़्यादा होता है। जब वो घर पे आती हैं काम से लौट के तो उनके कामकाज में घर वालों द्वारा हाथ बटाया जाता है, उनका घर में अधिक मान सम्मान होता है, और उनके कामकाज को सिर्फ अकेले उनके साथ में नहीं छोड़ा जाता, जबकि अन्य लोग भी परिवार के जो हैं उनके कामकाज में शामिल होकर उनका सहयोग करते हैं। साथ ही साथ उनको एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण भी उपलब्ध होता है। और दूसरी तरफ देखें तो ऐसी महिला जो घर के सभी कामों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, जैसे आप अपनी मम्मी से तुलना कर सकते हैं। अगर वो वेतनभोगी यानी एक नौकरी करने वाली महिला है तो आप ऊपर उसके उदाहरण को ले सकते हैं, ये महिला वेतनभोगी के साथ में जोड़ सकते हैं। और अगर वो वेतनभोगी नहीं है और आपके परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही हैं तो आप यहाँ उसको जोड़ सकते हैं। कहा गया है कि जो महिलाएं वेतनभोगी नहीं होती हैं उनके साथ में क्या होता है, उनको घर के सारे कामकाज अकेले करने पड़ते हैं और
उनकी सुरक्षा तथा संरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। वो अपनी परेशानियों के साथ अकेले ही जूझती रहती हैं। साथ ही साथ अपने कामकाज को भी उनको अकेले ही करना पड़ता है। इसलिए हमें जो समाज में ये भेद है उसको दिखाई देने के लिए इन सब उदाहरणों की हमने चर्चा की। अब मैं बच्चों आपको सामने कुछ परिस्थितियां रखूंगा जिनमें आपको चयन करना है कि कौन सी विकास से संबंधित किस पहलू को बयान करती है और कौन सी बातें नहीं करती। पहली परिस्थिति है कि अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं। नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों। यानी अलग अलग लोगों के विकास की धारणाएं अलग अलग होती हैं, इसका क्या कारण है। पहला कारण क में बताया गया है, क्योंकि लोग भिन्न होते हैं। क्या ऐसा होता है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो इस आधार पर उनके विकास के लक्ष्य अलग होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर क्या वजह है, अगली वजह को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं, यही जवाब सर्वोत्तम है। यानी कोई अमीर है, कोई गरीब है। अगर अमीर व्यक्ति चाहे तो अपने पैसे से कार्यों को सरल तरीके से कर सकता है, जबकि गरीब व्यक्ति जो है अपने शारीरिक श्रम को ज़्यादा करेगा और मानसिक श्रम को कम करता है। क्यों? क्योंकि मानसिक श्रम करने के बाद में उसको अगर संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे मशीनों की, तो वो अपने पैसे से नहीं खरीद पाता, क्योंकि उसके पास पैसों का अभाव रहता है। और अमीर व्यक्ति इन चीज़ों की आसानी से पूर्ति कर लेता है, तो वो कम समय में अधिक काम करने में सक्षम होता है। फिर दूसरी परिस्थिति क्या है, क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है। कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। क्या कह रहा है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, इसका क्या कारण होता है। अब हमने ठीक इससे पहले वाली परिस्थिति में पढ़ा था, क्योंकि उनके सबके जीवन की परिस्थितियां क्या होती है, अलग अलग होती है, और अलग अलग परिस्थितियों के जो परिणाम हैं वो अलग अलग विकास के लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। फिर कहा गया है कि लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। अब विरोध इसलिए होता है कि एक अमीर व्यक्ति जो है वो बड़े बड़े लक्ष्य तय करता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति जो है वो छोटे छोटे लक्ष्य तय करता है। तो परस्पर विरोध होना लाजमी सी बात है। फिर कहा गया आगे कि कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब ये जो दो गतिविधियां हैं बच्चों आपको करनी है। आप इस वीडियो के अंत में इन दोनों गतिविधियों को अपने स्तर पे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब हम आज का अंतिम बिंदु है राष्ट्रीय विकास, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में आज की क्लास खत्म हो जाएगी। बाकी बचे पाठ को हम अगले क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, भिन्न यानी अलग अलग हैं, तो उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। अब जब हम चर्चा करेंगे तो कक्षा का उदाहरण लें, तो कक्षा में अलग अलग बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे। अब उन अलग अलग उत्तरों में या अलग अलग जो जवाब बच्चों के होंगे, हम उसमें से किसी एक को निश्चित नहीं कर पाएंगे कि किस बात को लेकर देश को आगे बढ़ना चाहिए। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भी भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है। यानी कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 की बात को 50 बच्चों की बात को समान महत्व दिया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो देश की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा करेंगे, तो कुछ बच्चे हैं उनके केवल इर्द गिर्द रह जाएंगे बात करके। तो हमें उन मूल समस्याओं पे या मूल आवश्यकताओं पे बात करनी है जिन बच्चों ने उनके अंतःकरण तक जाके उस समस्या को समझाने की कोशिश की है। आगे कहता है, क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही।
राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। यानी राष्ट्रीय जो विकास है उसका जो अभिप्राय यानी उसका अर्थ या उसका उद्देश्य जो है इन सब प्रश्नों का एक साथ हम जब जवाब जोड़ेंगे तो वो राष्ट्रीय विकास की सही परिभाषा हमारे सामने रखेगा। समझ गए? ये जो सारे सवाल हैं इन सारे सवालों में राष्ट्रीय विकास को ही परिभाषित किया गया है। आगे चलते हैं और कुछ परिस्थितियां हैं या कुछ स्थितियां दी गई हैं आपको और उनके बारे में कुछ आपको बताना है। फिर से 2 सवाल हैं आपके लिए। कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? अब दाहिनी ओर चित्र आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? ये जो हमें तस्वीरों वाला चित्र दिखाई दे रहा है इसकी बात की जा रही है। इसमें नीचे तो झुग्गी झोपड़ियां हैं, छोटी छोटी गरीबों की बस्तियां हैं और ऊपर क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिनमें अमीर लोग निवास कर रहे हैं। अब अमीरों के महलों के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए और गरीबों की झोपड़ियों के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, ये आपको बताना है। तो आप बड़े आसानी से इन बातों को बयान कर देंगे कि गरीब व्यक्ति है तो उसको कौन सी चीज़ों की, उसको सीधी सी बात है कि उसको रोजगार चाहिए, है ना, उसको खाने के लिए अनाज चाहिए और उसको रहने के लिए मकान चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। ये सब तो है रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकताएं वो हैं गरीबों की। लेकिन अमीरों के लिए क्या ज़रूरतें हो सकती हैं भला? अब हमें लगेगा कि जो पहले से अमीर है भला उनको क्या ज़रूरत होगी, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं होती। आवश्यकताएं सभी की होती हैं। तो अब फिर अमीर की क्या आवश्यकताएं होती हैं? अब यहाँ पे अमीर व्यक्ति के लिए हम सिंपल से शब्दों में बात करें तो उसको अगर कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करना है तो उसको आसान किस्तों पे ऋण की आवश्यकता हो सकती है ना। या फिर अगर उसको कोई उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए सस्ती दरों पे सरकारी ज़मीन प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। या फिर कहें तो कि अगर उसका कोई बहुत बड़ा व्यवसाय है तो उसमें सामान की खरीद आदि अगर होती है, व्यापार आदि गतिविधियां उसके व्यवसाय में होती हैं, तो अगर देशीय व्यापार है तो राज्यों में उसके ऊपर कम कर लगे, टैक्स लगे, ऐसी व्यवस्थाएं उसके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अगर अंतर्देशीय व्यापार है तो उसको अन्य देशों के साथ में टैक्स में छूट मिले, ऐसे सरकारी प्रयासों से उनको लाभ मिल सकता है। तो ये तो हुई अमीर गरीब की बात। अब एक और खबर हमारे पास दी गई है, इसमें कहा गया है, मैं आपको सीधे से शब्दों में बताता हूँ कि एक तेल कंपनी है जिसने अपने कचरे को किसी अन्य संस्था को ये जिम्मेदारी दी कि उसके जो जहरीले अवशेष हैं, एक जहाज ने, चलिए खबर को पढ़ते हैं अपन एक बार। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। ये अफ्रीकी देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में ऐसी घटना हुई है। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मिचलाना यानी उल्टी होने जैसी समस्याएं, चमड़ी पर दाग होना, बेहोश होना, दस्त लगना आदि की शिकायतें की। लोगों ने कहा कि जो खुले में जहरीले अवशेष इन्होंने डाले हैं उसकी वजह से हमें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेहो 1 महीने के बाद में 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। तो यहाँ पे अब पूछा गया है कि किन लोगों को फ़ायदा हुआ और किन को नहीं। तो जो कंपनियां हैं उनके अवशेष हैं जो खपत हो गए, उनको कंपनियों को फ़ायदा हुआ और जो वहाँ पे आसपास के जो निवासी हैं उन लोगों को इससे नुकसान हुआ। इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? अब जब ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा है तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा विस्तार हो। साथ ही साथ जो ऐसे जहरीले अवशेष वगैरह जो हैं जिनसे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, उनकी खपत के लिए एक विशिष्ट स्थानों, अलग से स्थानों का चयन करके वहाँ तक उनको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले जाया जाए और लोगों की बस्तियों से दूर उनको खपत की जाए उनकी, या उनको नष्ट किया जाए।
आप अपने गांव या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्यों का आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, इस बात पे आप स्वयं चर्चा कीजिए। ये आपके खुद के करने का होमवर्क है बच्चों, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे हम एक कार्यकलाप की बात करते हैं। इसमें भी आपके द्वारा करी जाने वाली कुछ गतिविधियों की चर्चा की गई है, इसलिए ये भी आपका होमवर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम पेज पे चर्चा करेंगे। इसके बाद में आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। अब विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। अब इस विकसित और अविकसित को समझने से पहले हम एक दूसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देख लो। सबसे पहले उदाहरण के लिए हम विद्यार्थियों को ही लेंगे। क्या कहा गया है, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। हमसे पूछा गया है कि हम जो कक्षा के विद्यार्थी उनकी तुलना कैसे करते हैं। तो सामान्य रूप से हम जब देखते हैं तो कोई बच्चा ज़्यादा ऊंचाई का लिए होता है, तो कोई बीमार होता है, तो कोई स्वस्थ होता है, कोई कम प्रतिभाशाली होता है तो कोई अधिक प्रतिभाशाली होता है, कोई पढ़ने की रुचि कम रखता है तो कोई ज़्यादा रखता है। इन आधारों पर हम सामान्यतः बच्चों में अंतर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है आगे कि ये जो बच्चे हैं जिनकी हमने तुलना की है, हो सकता है सबसे स्वस्थ जो विद्यार्थी है, यानी सबसे स्वस्थ जो विद्यार्थी है वो सबसे ज़्यादा पढ़ने में रुचि ना रखता हो। यही आगे दूसरा उदाहरण दिया है कि जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा है, हो सकता है कि वो सबके साथ में मित्रता का व्यवहार न करता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं फिर। हम जो मापदंड यानी जो आधार प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। यानी हमारा जैसा उद्देश्य होगा उसी आधार पे हमें तुलना करनी चाहिए तो सटीक जवाब मिल सकता है। जैसे अगर हम खिलाड़ियों की किसी टीम की तुलना करते हैं तो उसमें हमें सही तरीके से तुलना करने के लिए खेल की जो भावना या खेल की जो प्रतिभा या खेल का जो स्तर है, किस खिलाड़ी में ज़्यादा अच्छे खेलने की कला है और कौन सा खिलाड़ी कम कौशल से परिपूर्ण है, तो हम खिलाड़ियों को खेलकूद की गतिविधियों के आधार पर तुलना करेंगे। वहीं अगर वाद विवाद जैसी कोई समूह होते हैं, उन समूहों में कौन सा व्यक्ति तार्किक बातें करता है, कौन सा व्यक्ति मुद्दे से संबंधित बातों को सही तरीके से लोगों के सामने रखता है, तो ऐसे आधारों पर उसकी तुलना करेंगे। और कौन इन चीज़ों में कमज़ोर है वो अपने आप ही नीचे रह जाएगा। या ऐसे ही हम मान लें कि कोई संगीत की टीम है जिसमें कौन व्यक्ति बेहतर तरीके से वाद्य यंत्रों को बजा सकता है या गाना गा सकता है, तो इन आधारों पे हम उनकी तुलना करेंगे। फिर भी कहा गया है कि अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए, यानी आंकड़े चाहिए, तो हम उसे कैसे चुनेंगे। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं, यानी एक या दो किसी व्यक्ति की विशेषताएं लेते हैं। यानी जैसे उसकी ऊंचाई ले ली या उसका रंग ले लिया, तो रंग गोरा है या काला है, ऊंचाई में अगर वो बड़ा है या छोटा है, तो ऐसी कोई एक या दो विशेषताएं लेकर उनके आधार पर हम उनकी तुलना करना शुरू कर देते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी किस विद्यार्थी ने पढ़ाई में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, कौन सा विद्यार्थी है जो सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, कौन सा विद्यार्थी है जो दूसरों का सहयोग करना पसंद करता है और कौन सा विद्यार्थी है जो सहयोग नहीं करना पसंद करता है। इन आधारों पर भी हम उनकी तुलना कर सकते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। यानी जब देशों की एक दूसरे से तुलना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो आधार माना जाता है कि जिस देश की आय सबसे ज़्यादा होती है वही देश सबसे समृद्ध या संपन्न माना जाता है। उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह
इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है, यानी आय के आधार पर जो हम तुलना करते हैं वो एक बहुत अच्छा या जरूरी पहलू है, वो समझा जाता है। लेकिन आगे क्या कहता है, अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। यानी एक देश की जो राष्ट्र की आय जब हम बात करते हैं तो उस राष्ट्र में यानी उस देश में रहने वाले सभी लोगों की जो आय होती है उन सबको जोड़ के हम राष्ट्र की आय पता करते हैं। अब सीधी सी बात है, जैसे उदाहरण के लिए आपके परिवार की आय जानने के लिए आपके परिवार में अगर 5 सदस्य है तो 5 सदस्य कितने पैसे कमाते हैं महीने के या साल के, तो उन सबको जोड़ा जाएगा तो आपके परिवार की आय पता की जा सकती है। ऐसे ही राष्ट्र में जितने लोग निवास करते हैं उन सब की आय को जोड़ के राष्ट्र की आय निकाली जाती है। क्या कह रहा है आगे, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि आय महत्वपूर्ण तो है लेकिन सर्वोत्तम या उचित नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब किसी देश में 500 लोग हैं जो 100 रुपये कमा रहे हैं तो कितने पैसे हो गए? 500 लोग 100 रुपये कमा रहे हैं तो कितने पैसे हो गए? लगभग 50,000 रुपये। और ऐसे ही अगर इससे ज़्यादा की हम गणना करते हैं तो वो क्या होगा, उसी आधार पर उस देश की आय बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है, क्या कहा गया है, कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। बहुत ज़रूरी बात है बच्चों ये, कि सब लोगों की आय को जोड़ के हम उसमें, जैसे एक राष्ट्र की जनसंख्या है 100 व्यक्ति और उस राष्ट्र की कुल आय है 1000 रुपये। अब 100 का भाग 1000 में देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है, हमें ऐसा पता चलेगा, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1 रुपये का योगदान देता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो 50 रुपये कमा के लाया है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो 100 रुपये कमा के लाया है। तो वो जो 5 रुपये या 10 रुपये कमाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो न्यूनतम कमाई करने वाले, जो कम से कम पैसा कमा रहे हैं, उनका हमें कैसा पता चलेगा कि उनकी संख्या कितनी है? यही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें जानना है बच्चों। इसीलिए कहा गया है कि क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। औसत आय होती है एक देश की कुल जनसंख्या में, या एक देश की कुल जनसंख्या और उसका भाग दे दिया जाए किसमें, उस देश की कुल आय में, तो हमें औसत आय प्राप्त हो जाएगी, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। इसी औसत आय को ही हम प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं, है ना। अब हम बढ़ेंगे आगे। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग भी किया जा गया है। यानी विश्व बैंक जो है, जो अमेरिका में स्थित संस्था है, उसमें कहा गया है कि विश्व बैंक के अनुसार एक आधार तय किया गया है। क्या कहा गया है? विश्व बैंक ने 2019 में बताया, यानी 2019 के वर्ष को एक आधार बना के कुछ आंकड़े जारी किए। तो विश्व बैंक ने कहा कि 49,300 डॉलर, अमेरिकी डॉलर, जो व्यक्ति एक वर्ष में कमा रहा है वो विकसित है, यानी वो उच्च आय वाला देश है या उच्च आय वाला व्यक्ति है, या वो समृद्ध की श्रेणी में आता है। जबकि 2500 अमेरिकी डॉलर या उससे कम प्रतिवर्ष जो व्यक्ति या देश की आय है तो वो निम्न आय वाला देश या व्यक्ति है। और भारत चूँकि अब 2019 में 6,700 प्रतिवर्ष की अमेरिकी डॉलर की आय अर्जित करने वाला देश था, तो भारत इन दोनों इस उच्च और निम्न को छोड़ के मध्यम श्रेणी वाले देशों में आता है ना। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है, को आमतौर पर क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक का जो पाठ का आधा भाग पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका रिवीजन करें और इन छोटी छोटी बातों को दोबारा दोहराने की कोशिश करें। और जैसे मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है, आप भी इनको
ऐसे हाईलाइट करके और बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आने वाली सभी क्लासों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने जो जितने सारे दोस्त हैं उन सब के साथ शेयर भी करें, ताकि अन्य जो विद्यार्थी हैं जो कक्षा 10 के अंदर पढ़ रहे हैं वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।